फिल्म की शुरुआत में हम रे नाम के एक बेहद चालाक और शातिर कैदी को देखते हैं जो जेल तोड़ने की कला का उस्ताद था। रे इससे पहले एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 सरकारी जेल्स को धूल चटाकर वहां से रफू चक्कर हो चुका था और अभी भी पिछले कई दिनों से यहां से भी आजाद होने का एक मास्टर प्लान बुन रहा है। लेकिन रे के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी थी। दरअसल उसकी कोठरी के दरवाजे पर कोई मामूली ताला नहीं बल्कि एक डिजिटल लॉक सिस्टम था। रे को किसी भी तरह उस लॉक का सीक्रेट कोड हासिल करना था। तभी एक दोपहर जब गार्ड उसे खाना देने आया तो रे की नजर खाने की ट्रे में रखे दूध के एक प्लास्टिक के डिब्बे पर पड़ी। जैसे ही रे ने उस डिब्बे को अपने हाथ में लिया उसने बेहद सफाई से उसके ऊपर लगी प्लास्टिक की एक पतली पारदर्शी परत को अलग कर लिया। फिर जैसे ही उसे बैरक से बाहर जाने का जरा सा मौका मिला उसने पलक झपकते ही उस परत को दरवाजे के डिजिटल कीपैड पर चिपका दिया। अब जब भी कोई गार्ड वहां पासवर्ड दर्ज करता उसकी उंगलियों के निशान उस पन्नी पर छप जाते। इसके बाद रे ने अपनी तेज बुद्धि और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके कुछ ही समय में उस गुप्त पासवर्ड का सही कॉम्बिनेशन पता लगा लिया। मगर अब सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि बंद दरवाजे के पीछे से हाथ बाहर निकालकर उस लॉक तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए रे ने एक अनोखा जुगाड़ लगाया। उसने पहले तो टॉयलेट पेपर को मरोड़कर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उन पर टूथपेस्ट का लेप लगा दिया। फिर कागज के एक बड़े टुकड़े में उन्हें लपेटकर उसने एक चिपचिपा और ठोस औजार तैयार कर लिया। लेकिन इस पूरी कसरत पर सीसीटीवी कैमरा की नजर न पड़े इसके लिए उसने पहले ही गार्ड्स की रोजमर्रा की रूटीन का पूरा हिसाब निकाल लिया था। वह जान चुका था कि हर बार जब गार्ड उसे कोठरी में बंद करता है तो वह सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। इस तरह हर रोज पूरे 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम पूरी तरह सूना रहता था। गार्ड्स की यही लापरवाही रे के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दरअसल रे अच्छी तरह जानता था कि किसी भी जेल को कामयाबी से तोड़ने के 3 सबसे बुनियादी नियम होते हैं। पहला, वहां के स्टाफ की रूटीन पर पैनी पकड़। दूसरा, जेल के पूरे लेआउट की जानकारी। और तीसरा, सलाखों के बाहर किसी भरोसेमंद साथी का साया। अब पहले 2 नियमों पर तो रे महारत हासिल कर चुका था और जेल के पूरे ढांचे का भी उसे सटीक अंदाजा था। अपनी खोजी नजरों से उसने जेल की दीवार के ठीक बगल में एक कमजोर कड़ी भी ढूंढ निकाली थी जो कि वहां का फायर स्टेशन था। रे के पास फिलहाल सिर्फ ब्लैक सेल की सटीक लोकेशन का सुराग था। सारे समीकरणों को दिमाग में बिठाने के बाद उसने अपने इस मिशन का आगाज किया। एक दोपहर उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। पासा बिल्कुल वैसा ही पड़ा जैसा रे ने सोचा था। सजा के तौर पर गार्ड्स ने उसे घसीटकर उसी काल कोठरी यानी ब्लैक सेल में बंद कर दिया। अब जब गार्ड उसे खाना देने के लिए आया तो रे ने बिजली की फुर्ती दिखाई और कागज की उसी कड़क गेंद को दरवाजे के छोटे से झरोखे के लॉक में ठूंस दिया जिससे वह खिड़की पूरी तरह बंद होने के बजाय आसानी से खुलने लायक रह गई। वहां का पासवर्ड महज 4 अंकों का था जिसे रे ने पहले ही क्रैक कर लिया था। ब्लैक सेल की कैद से आजाद होते ही रे सीधे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा और वहां के सिस्टम से छेड़छाड़ करके मॉनिटरिंग स्क्रीन पर 1 मिनट पहले की पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। इसके बाद उसने फायर स्टेशन की तरफ जाने वाली वेंटिलेशन पाइपलाइन का रास्ता खोज निकाला। जब तक गार्ड्स बाहर अपनी धुन में वक्त बिता रहे थे रे सांप की तरह रेंगते हुए उस पाइप के रास्ते जेल की सीमा से बाहर निकल चुका था। उधर बाहर खड़ी उसकी जांबाज साथी भी तय समय पर मोर्चे पर तैनात थी। उसने योजना के मुताबिक पार्किंग में खड़ी एक छोटी कार में जोरदार धमाका कर दिया जिससे पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म गूंज उठा। घबराए हुए गार्ड्स ने जब सीसीटीवी स्क्रीन को देखा तो रे की चालाकी की वजह से उन्हें वहां सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन दूसरी तरफ रे तब तक फायर स्टेशन की दीवार लांघ कर भीतर दाखिल हो चुका था। उसने बिना 1 सेकंड गंवाए वहां रखी फायर फाइटर की एक यूनिफॉर्म पहन ली। आखिरकार वह चालाकी से रेंग कर एक फायर ट्रक के निचले हिस्से में छिप गया और सीधे घटना स्थल तक पहुंच गया। धमाके के बाद मची इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह चुपके से ट्रक के नीचे से बाहर आया और दूर खड़ी अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गया। यह रे का लगातार 14वां ऐसा कारनामा था जब उसने किसी सुरक्षित जेल की धज्जियां उड़ाई थीं। और यहीं पर कहानी में यह खुलासा होता है कि रे कोई मामूली मुजरिम या कानून का भगोड़ा नहीं था। उसका असली पेशा तो दुनिया की सबसे हाईटेक जेल्स के सिक्योरिटी सिस्टम की पोल खोलना था। असल में वह एक नामी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था जो खुद एक नकली कैदी बनकर इन जेल्स के भीतर जाता और अपनी काबिलियत से वहां से जिंदा बाहर निकलकर यह साबित करता था कि जेल्स की सुरक्षा व्यवस्था में कहां सुधार की जरूरत है। एक दिन जब रे अपने दफ्तर में अपनी टीम के साथ मौजूद था तभी वहां जेसिका नाम की एक CIA एजेंट दाखिल होती है। जेसिका सीधे रे के पास आती है और उसे एक बेहद अनोखे मिशन का ऑफर देती है जिसके बदले उसे 2 गुनी रकम मिलने वाली थी। वह रे को समझाती है कि उसे एक ऐसे गुप्त कैद खाने के अंदर जाना होगा जिसे दुनिया की सबसे महफूज और खतरनाक जेल माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस जेल का ठिकाना इतना खुफिया था कि चंद लोगों के अलावा किसी
को कानों कान खबर नहीं थी कि वह जगह आखिर है कहाँ। जेसिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस पिंजरे को तोड़कर यह साबित कर दो कि वहाँ की सिक्योरिटी भी बेकार है, लेकिन इस भारी भरकम फीस के बदले एक कड़क शर्त भी रखी गई थी। शर्त यह थी कि इस मिशन के दौरान रे की बैकअप टीम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी और न ही किसी को यह भनक होगी कि रे को कहाँ गायब किया गया है। शर्त सुनते ही रे के साथी इस सौदे को साफ ठुकरा देते हैं, मगर तभी जेसिका रे के स्वाभिमान पर चोट करते हुए उसे उकसाने लगती है। मैंने तुम्हारी जांबाजी के बड़े किस्से सुने थे, लेकिन अगर तुम आज कदम पीछे खींचते हो तो मैं यही समझूंगी कि 14 जेल्स को धूल चटाने का जो दावा तुमने अपनी किताब में किया है वह महज झूठ है। ये बात रे के दिल पर लगती है और वो गुस्से में आकर उस महिला का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। डील पक्की होते ही जेसिका रे को पूरी साजिश समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि जेल के सरकारी रिकॉर्ड में उसका नकली नाम एंथनी होगा और उसे एक इंटरनेशनल स्मगलर के जुर्म में अंदर भेजा जा रहा है। तभी रे के मन में एक शंका उठती है। वह पूछता है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं वहां फंस गया या भागने में नाकाम रहा तो खुद को बेगुनाह साबित करके बाहर कैसे लाऊंगा। इस पर जेसिका जवाब देती है कि वहां के जेलर का नाम रॉजर है। मुसीबत के वक्त तुम उसके सामने एक सीक्रेट कोड दोहरा देना, 310275। ये नंबर सुनते ही वह समझ जाएगा कि तुम सरकार के खास आदमी हो और वह तुम्हें सम्मान के साथ रिहा कर देगा। मगर रे की वफादार टीम को अभी भी कुछ अनहोनी का डर था, इसलिए उस नरक में कदम रखने से पहले वे चुपके से रे की चमड़ी के नीचे एक छोटा सा ट्रैकिंग चिप फिट कर देते हैं ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। प्लान के मुताबिक रे जैसे ही शहर के एक व्यस्त बाजार में पहुंचता है, अचानक वहां एक काले रंग की संदिग्ध गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से नकाबपोश लोग बाहर निकलकर पलक झपकते ही रे को दबोचकर गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं। वो लोग सबसे पहले रे के शरीर से उस ट्रैकिंग चिप को निकालकर फेंक देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बैकअप प्लान की जानकारी पहले से थी। इधर कंट्रोल रूम में बैठे रे के साथियों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उनका रे से कांटेक्ट टूट चुका था। गाड़ी के अंदर ही वे लोग रे को एक सुई लगाकर बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वहां तमाम कैदियों को बुलेट प्रूफ शीशे के पारदर्शी कैबिन्स में बंद करके रखा गया था और आसमान में उड़ते हुए हाईटेक ड्रोन कैमरास हर कैदी पर चील की तरह मंडरा रहे थे। हद तो यह थी कि वहां तैनात गार्ड्स ने अपने चेहरों पर काले लोहे के मास्क पहन रखे थे, जिसका मतलब था कि कोई भी कैदी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कौन सा गार्ड किस वक्त ड्यूटी पर आता है। यह नजारा देखकर रे समझ जाता है कि इस जाल को तोड़ना नामुमकिन सा काम है। अपनी जान खतरे में देख रे सीधा वहां के जेलर से मिलने की मांग करता है। कैबिन में पहुंचते ही वह जेलर को वार्डन मार्श कहकर पुकारता है, लेकिन सामने खड़ा शख्स ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि तुम्हारा अंदाजा गलत है, मेरा नाम मार्श नहीं बल्कि हॉब्स है और इस पूरी जगह में मार्श नाम का कोई शख्स नहीं है। यह सुनते ही रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। वह हड़बड़ाहट में जेसिका का दिया हुआ सीक्रेट कोड दोहराता है, 310275। मगर वार्डन हॉब्स उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो पहेलियां बुझा रहे हो वो मेरे लिए बेकार हैं। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि तुम्हें उम्र भर इस काल कोठरी में सड़ाने के लिए मुझे मोटी रकम दी गई है और अब तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी शीशे के बक्से में कटेगी। वो रे को आइसोलेशन सेल में डलवा देता है, जहां अंदर कदम रखते ही तेज चुभती रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती थीं। वहां का तापमान भी इतना ज्यादा था कि टिक पाना नामुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद रे ने हार नहीं मानी। उसने उस तकलीफ को सहा और पूरे कमरे की बारीकी से जांच पड़ताल करने लगा। तभी उसकी नजर फर्श पर लगी स्टील प्लेट की एक कील पर पड़ी और उसी मोमेंट उसके दिमाग में भागने का एक नया आइडिया आ गया। वहां से बाहर निकलने के बाद रे ने अपनी अगली प्लानिंग शुरू कर दी। अब इस जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए उसे अंदर किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत थी, इसलिए उसने बाकी कैदियों के बीच अपनी पहचान बनानी शुरू की और तभी रॉटमायर नाम का एक रसूखदार कैदी खुद उससे दोस्ती करने के लिए आगे आया। उसने रे के पास आकर सीधे पूछा, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके, और अगर तुम मुझे यह लाकर दे देते हो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। ये सुनकर रॉटमायर मुस्कुराया और इस सौदे के लिए राजी हो गया। अगले ही दिन जेल का वार्डन रॉटमायर को अपने दफ्तर में बुलाता है। वह उससे विक्टर नाम के एक शख्स का ठिकाना जानना चाहता था, लेकिन रॉटमायर एक सच्चे साथी की तरह चुप रहता है। इससे गुस्साया वार्डन उसे बेरहमी से यातनाएं देता है, फिर भी वह कुछ नहीं बताता। इसी बीच मौका देखकर रॉटमायर वहां पड़ा लोहे का एक टुकड़ा अपनी आस्तीन में छुपा लेता है। वार्डन के चंगुल से छूटते ही वह सीधा रे के पास पहुंचता है और वो टुकड़ा उसे सौंप देता है। रॉटमायर से प्रभावित होकर रे ने उसे अपनी असली पहचान बता दी कि वह एक जेल ब्रेकर है। फिर उसने बताया कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, यानी यह जेल जमीन के नीचे बनाई गई
है। दरअसल टॉर्चर रूम में रहते वक्त रे ने जमीन के नीचे से पानी बहने की आवाज सुनी थी, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि वहां कोई वाटर पाइपलाइन हो सकती है जो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दे सकती है। जब रे रॉटमायर से उसके अतीत के बारे में पूछता है तो रॉटमायर कहता है कि वो यहाँ किसी गुनाह की सजा नहीं काट रहा, बल्कि बेकसूर है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो विक्टर के लिए काम करता था, एक ऐसा इंसान जो अमीरों की तिजोरियों पर डाका डालकर वह दौलत गरीबों में बांट देता था। अब ये लोग उससे विक्टर का पता उगलवाना चाहते हैं ताकि उसकी सारी दौलत हड़प सके। रॉटमायर कहता है कि मैं मरते दम तक उनके सामने मुंह नहीं खोलूंगा। उसके बाद रे अपने अतीत के बारे में बताता है कि कभी वह एक नामी वकील हुआ करता था। उसने अपनी दलीलों से एक खतरनाक मुजरिम को सलाखों के पीछे भिजवाया था, लेकिन एक रात वो जेल से भाग निकला और बदला लेने के लिए उसकी मासूम पत्नी की हत्या कर दी। उस हादसे ने रे की पूरी दुनिया उजाड़ दी। तभी उसने ठान लिया कि अपराधियों को सजा दिलाना ही काफी नहीं, बल्कि उन जेल्स की कमजोरियों को परखना भी जरूरी है जहां उन्हें रखा जाता है। तभी से वह एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट कंपनी के लिए काम कर रहा है और पिछले 4 सालों में दुनिया की 14 सबसे बड़ी जेल्स की कमियां उजागर कर चुका है। फिर रे कहता है कि इस बार हालात अलग हैं। जेल तोड़ने के जिन 14 तरीकों को उसने अपनी किताब में लिखा था, वह किताब अब इसी जेल के वार्डन के हाथ लग चुकी है। उसने उन सभी कमियों को सुधार कर इस जेल को लगभग अभेद्य बना दिया है। यही वजह है कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि वार्डन अब तक उसकी असली पहचान नहीं जानता और उसे रे नहीं बल्कि एंथनी नाम का एक मामूली स्मगलर समझता है। इस पर रॉटमायर बताता है कि यहाँ बंद लगभग हर कैदी खुद को बेगुनाह मानता है। ये कोई सरकारी जेल नहीं बल्कि एक प्राइवेट टॉर्चर सेल है, जहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए गायब करने के लिए वार्डन को करोड़ों रुपए देते हैं। इस बातचीत के बाद रॉटमायर ने जानबूझकर जेल के सबसे खतरनाक गुंडे मार्को ब्रदर्स से पंगा ले लिया। उधर रे ने भी चालाकी से खाने की एक रोटी अपनी हथेली में छुपा ली। जैसे ही मार्को के आदमियों ने अहाते में हंगामा शुरू किया, गार्ड्स ने रे और रॉटमायर दोनों को घसीटकर टॉर्चर रूम में डाल दिया। वहां पहुंचते ही रे ने फर्श का ड्रेन कवर निकाला और रॉटमायर की लाई हुई आयरन शीट की चमक से तेज रोशनी को फर्श की कीलों पर फोकस कर दिया। कमरे की गर्मी से कीलें ढीली पड़ने लगीं और रे ने कुछ ही देर में उन्हें बाहर निकाल लिया। अब रे ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लिया और रॉटमायर ने प्लान के मुताबिक शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही सबका ध्यान उसकी तरफ गया, रे ने गीली रोटी सीसीटीवी कैमरा के लेंस पर चिपका दी, जिससे अंदर की फुटेज दिखनी बंद हो गई। मौका मिलते ही वह फर्श के रास्ते नीचे उतरा और वेंटिलेशन पाइपलाइन के सहारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में एक तार टूटने से पानी का रिसाव शुरू हो गया। तमाम मुश्किलों को पार करके जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। ये जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीच तैरता हुआ एक विशाल जहाज था, जहां से भागना नामुमकिन था। दूर दूर तक सिर्फ नीला समुद्र था और उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वे हैं कहां। इसी दौरान टूटी हुई लाइन की वजह से पानी जेल के अंदर भरने लगा, जिसके चलते गार्ड्स को टॉर्चर रूम खाली कराना पड़ा। खुशकिस्मती से रे सही समय पर वापस अपनी जगह पहुंच गया और पकड़े जाने से बच गया, मगर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। तलाशी के दौरान जेलर को फर्श पर निकली हुई कीलें मिल गईं और वह समझ गया कि रे ने भागने की कोशिश की है। इसके बाद उसने किसी अनजान शख्स को फोन किया और तभी खुलासा हुआ कि रे को इस नरक में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर क्लार्क था, जिसने पूरी कंपनी हथियाने के लिए यह साजिश रची थी। अब इस मिशन की सबसे पहली चुनौती थी समुद्र में अपनी सही लोकेशन का पता लगाना। इसके लिए रॉटमायर एक चाल चलता है। वह जानबूझकर रे पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। मरहम पट्टी के बहाने रे उसी डॉक्टर के कैबिन में पहुंचता है। वहां वह डॉक्टर से पूछता है कि यह शिप इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में है, लेकिन डॉक्टर डर के मारे कुछ नहीं बताता। तभी रे की नजर वहां रखी एक सफेद प्लास्टिक शीट पर पड़ती है और वह मौका देखकर उसे अपनी आस्तीन में छुपा लेता है। कैबिन से बाहर आते ही वह रॉटमायर के पास पहुंचता है। दोनों एक कैदी से चोरी छिपे चश्मा हासिल करते हैं और उस प्लास्टिक शीट व चश्मे के लेंस की मदद से एक देसी डिवाइस तैयार कर लेते हैं, जिससे शिप की लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। लेकिन रे बताता है कि यह डिवाइस तभी काम करेगी जब रात में खुली छत से तारों की दिशा नापी जाए। वे दोनों अभी इस योजना पर बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। दरअसल सीसीटीवी कैमरा से वार्डन हॉब्स उनकी हरकतें देख चुका था और समझ गया था कि वे फिर से कुछ योजना बना रहे हैं। पिटाई के बाद रे को वार्डन हॉब्स के कैबिन में लाया जाता है। हॉब्स मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वह उसकी असली पहचान जान चुका है। उसे पता चल गया है कि रे वही शख्स है जिसने 14 जेल्स की कमजोरियां उजागर की थी। हॉब्स घमंड से कहता है कि उसने रे की किताब पढ़कर ही इस जेल को इतना मजबूत बनाया है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इस पर रे कहता है कि अगर वह उसकी असलियत जान चुका है तो उसे आजाद कर दे, क्योंकि वह बेकसूर है। लेकिन हॉब्स हंसते हुए बताता है कि रे को यहाँ कैद रखने के
के बदले उसे हर महीने करोड़ों रुपए मिलते हैं। तभी रे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी लालच को पहचान लेता है। वह कहता है कि अगर उसे आजादी मिल जाए तो वह विक्टर की अरबों की दौलत का राज बता सकता है। ये सुनते ही हॉब्स लालच में आ जाता है और रे की बात मान लेता है। अब हॉब्स रे और रॉटमायर की मुलाकातों पर पहले जैसी सख्ती नहीं रखता। रे भी हर बार विक्टर के बारे में नई नई झूठी कहानियां सुनाकर उसे बहलाता रहता है। साथ ही वह रॉटमायर को भी अपनी पूरी चाल समझा देता है। अब बस एक ही काम बाकी था, अपनी सही लोकेशन पता करना। इसलिए रे अपनी बनाई हुई सीक्रेट डिवाइस रॉटमायर को देता है और कहता है कि इसे चुपके से जेव्ड तक पहुंचा दो। गार्ड्स को जेव्ड पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा क्योंकि पूरे कैद खाने को लगता है कि उनकी उससे दुश्मनी है। रॉटमायर जेव्ड को पूरी योजना समझाता है और जेव्ड भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। इसके बाद वह खुद वार्डन हॉब्स के पास जाकर कहता है कि कुछ कैदी भागने की योजना बना रहे हैं और वह उनका मुखबिर बन सकता है। बदले में वह सिर्फ खुली छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगता है। हॉब्स उसकी बात मान लेता है। छत पर पहुंचकर जेविड नमाज के बहाने आसमान में चमकते तारों की दिशा देखता है और डिवाइस पर जरूरी निशान लगा देता है। बाद में वह डिवाइस चुपके से रे तक पहुंचा देता है। जब रे उन निशानों का हिसाब लगाता है तो वह बताता है कि यह शिप इस वक्त अटलांटिक ओशन में मोरक्को के समुद्री तट के बेहद करीब तैर रहा है। यह सुनते ही रॉटमायर कहता है कि मोरक्को में उसका एक वफादार साथी रहता है जो उनकी मदद के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस तैरते हुए किले से उसे खबर कैसे भेजी जाए। इस पर रे कहता है, यह जुआ मैं खेलूंगा। इसके बाद एक सोची समझी चाल के मुताबिक रॉटमायर ने सबके सामने रे पर हमला कर दिया ताकि उसे घायल हालत में मेडिकल रूम भेजा जा सके। रे कई दिनों तक बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाता रहा। आखिरकार डॉक्टर का दिल पसीज गया और वह उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। तभी पता चलता है कि डॉक्टर भी कोई आम मुलाजिम नहीं बल्कि खुद वहाँ कैद था। रे ने उसे आजादी के बाद उसके परिवार से मिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने चुपके से रे का मैसेज रॉटमायर के वफादार लोगों तक पहुंचा दिया। अब पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसी बीच एक रात जेलर ने रे को बैरक की दीवार पर उंगलियों से ठक ठक करते देखा। यह कोई पागलों वाली हरकत नहीं थी बल्कि मॉर्स कोड का इशारा था। जब उसे डी कोड किया गया तो उसमें लिखा था कि कल सुबह सी ब्लॉक में हंगामा होने वाला है। ये पढ़ते ही जेलर ने सी ब्लॉक की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। लेकिन यही तो रे का असली जाल था। असली खेल उनके अपने ब्लॉक में होना था जहां अब बहुत कम गार्ड्स बचे थे। अगली सुबह योजना के मुताबिक दो गुट आपस में भिड़ गए। जेल में फैली भगदड़ का फायदा उठाकर रे, रॉटमायर और जावेद वहां से निकल गए। भागते समय रे जानबूझकर कैमरा के सामने आया और मुस्कुराकर वार्डन को चुनौती दे डाली। बौखलाए हॉब्स ने पूरी जेल में लॉकडाउन का आदेश दे दिया, लेकिन तब तक वे वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ चुके थे। मगर डेक तक पहुंचने से पहले उनके सामने एक भारी इलेक्ट्रॉनिक गेट आ खड़ा हुआ। उसे खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरे शिप की बिजली बंद करना। दूसरी तरफ हॉब्स मोशन डिटेक्टर की मदद से उनकी लोकेशन पता लगा चुका था और गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान जावेद को गोली लग जाती है। वह समझ जाता है कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वह अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है और खुद गार्ड्स को रोकने के लिए पीछे रह जाता है। जावेद के बलिदान का फायदा उठाकर रे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और पूरे शिप का पावर सिस्टम बंद कर देता है। बिजली जाते ही ऊपर का गेट खुल जाता है और रॉटमायर भागकर डेक पर पहुंच जाता है, जहां उसके लोगों का हेलीकॉप्टर पहले से इंतजार कर रहा था। लेकिन रॉटमायर अपने दोस्त रे को पीछे छोड़कर नहीं जाता। वह हेलीकॉप्टर से मशीन गन उठाता है और गार्ड्स पर गोलियां बरसाने लगता है। उधर रे पहरेदारों से बचकर पानी के एक बड़े टैंक में छुप जाता है। यह देखकर हॉब्स सिस्टम दोबारा चालू करने का आदेश देता है, जिससे टैंक का पानी बाहर निकलने लगता है और रे सीधे समुद्र में जा गिरता है। रे को पानी में देखकर हॉब्स को लगता है कि खेल खत्म हो गया। तभी ऊपर से रॉटमायर उसके लिए एक गन फेंकता है। रे उसे लपक लेता है और हॉब्स पर निशाना साध देता है। गोलियां पीछे रखे फ्यूल ड्रम्स पर लगती हैं और एक जोरदार धमाके के साथ हॉब्स का अंत हो जाता है। अब यह सफर खत्म हो चुका था। दोनों आखिरकार आजाद होकर अफ्रीका के तट पर पहुंचते हैं। तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है और उसमें से CIA एजेंट जेसिका बाहर निकलती है, जिसने रे को यह चुनौती दी थी। यहाँ आकर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। रे को पता चलता है कि जेसिका कोई साधारण एजेंट नहीं बल्कि विक्टर की सगी बेटी है। और इससे भी बड़ा झटका रे को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि रॉटमायर का असली नाम ही विक्टर मानहाइम है, वही अरबपति शख्स जिसे वार्डन हॉब्स पूरी मूवी
मूवी में ढूंढता रहा लेकिन पहचान नहीं पाया। रे को यह भी समझ आ जाता है कि जेसिका ने जो एंथनी नाम का नकली पासपोर्ट उसे दिया था वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक गुप्त कोड था, ताकि विक्टर समझ सके कि रे उसकी मदद के लिए भेजा गया है। जेसिका मुस्कुराते हुए बताती है कि उसका मकसद किसी जेल की सिक्योरिटी जांचना नहीं था बल्कि अपने पिता को उस तैरती हुई जेल से जिंदा बाहर निकालना था। उसे यकीन था कि रे के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। वह आगे बताती है कि क्लार्क ने लालच में आकर वार्डन हॉब्स से हाथ मिला लिया था। वह रे की पूरी कंपनी पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने उसे इस खतरनाक जेल में फंसाने की साजिश रची थी। सच सामने आने के बाद जेसिका और विक्टर वहां से चले जाते हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में क्लार्क को खबर मिलती है कि रे जिंदा बच निकला है। यह सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वह देश छोड़कर भागने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है, पीछे छुपा एक शख्स उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जब क्लार्क को होश आता है तो वह खुद को घुप अंधेरे और बेहद तंग कंटेनर में बंद पाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी पता चलता है कि वह अपनी लग्जरी कार समेत एक कार्गो शिप के कंटेनर में कैद हो चुका है। अब वह शिप उसे दुनिया के किस कोने में ले जा रहा है और वह कंटेनर कभी खुलेगा भी या नहीं यह कोई नहीं जानता। गद्दार को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और इसी रहस्यमय मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।